आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। मैं हूं इरशाद खोखर। नाजरीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि मियां नवाज शरीफ का चौथी बार वजीर आजम बनने का रास्ता किसने रोका, और इसके मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे कि पीपल्स पार्टी की स्मार्ट गेम, स्पीकर भी चाहिए, सदारत भी चाहिए, चेयरमैन सेनेट भी चाहिए, वजीर आला बलूचिस्तान का ओहदा भी चाहिए, लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं, वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं। उसके पीछे क्या क्या अवामिल हैं उसके मतलब भी आपको आगाह करेंगे। और बाकी ऐलान किया गया है कि एक बार फिर आसिफ अली जरदारी साहब फिर सदर ममलकत बनेंगे। क्या वो सदर ममलकत बन सकेंगे या उनके आड़े कोई और आएगा? और इसके मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे कि सबसे ज्यादा खसारे में कौन, और आपको आगाह करेंगे कि क्या सोच के पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर साहब को नामजद कर दिया है केपीके का वजीर आला। क्या चाहती है पीटीआई? और आपको इसके मुतल्लिक भी आगाह करेंगे कि क्या ये जो इंतखाबात हुए क्या सोच के कराए गए, क्या हासिल करना चाहते थे कि इस्तेहकाम, क्या वो मकसद पूरा हुआ या मजीद इंतशार की तरफ हम बढ़े हैं और 1977 जैसी सूरत हाल ये क्यों पैदा हो गई है? और इसके मुतल्लिक भी आगाह करेंगे कि ये हुकूमत तो बन जाएगी, उसके बाद क्या आगे क्या हो सकता है, एक तवील मुद्दती अबूरी हुकूमत। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स के जरिए अपने राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, आप सबने कल देखा कि चौधरी शुजात साहब के घर पे सब इकट्ठे हो गए, बड़ा मेला लगा और बड़े बड़े ऐलानात जिनका इंतजार था वो सब कुछ हो गया कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम होंगे। और वहाँ पे बार बार हम देख रहे थे कि मियाँ शहबाज शरीफ आसिफ अली जरदारी साहब को प्रेसिडेंट कह के मुखातिब हो रहे थे कि नहीं, सदारत का ओहदा इन्हें होगा। और इससे पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, जिसमें उन्होंने ऐलान कर दिया कि स्पीकर का के लिए भी हमारा उम्मीदवार होगा, सदारत के लिए भी उम्मीदवार होगा, चेयरमैन सेनेट के लिए भी होगा, लेकिन हम वफाकी हुकूमत में नहीं बैठेंगे, वजारतें नहीं लेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को, जो भी नवाज लीग का उस वक्त तो शहबाज शरीफ का ऐलान नहीं हुआ था कि जो भी उम्मीदवार होगा हम उन्हें वोट देंगे, क्योंकि मुल्क को इस्तेहकाम चाहिए, उसकी खातिर। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ज़ाहिर है जो बात कर रहे हैं कि वो ऐसे ही तो नहीं कर रहे। उनकी सीईसी की जो मीटिंग हुई थी उसमें बज़ाहिर तो ये फैसले किए गए, लेकिन आपको असल बात बताएं कि बताने वाले बताते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये पहले से तयशुदा बातें थी। ये जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं उन्होंने ये मामला पहले ही तय कर दिए थे कि क्या क्या कैसे कैसे होगा। हाँ, ये बात है कि मुस्लिम लीग नून वाले ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। जहां तक हमारी इतला है, हमें जो अपने जराए बता रहे हैं कि वो उन्होंने भी भांप लिया था कि वो अब वो सिंपल मेजॉरिटी वाली सूरत हाल तो नहीं रहेगी, लेकिन उन्होंने ये अंदाजा लगाया था कि कम से कम 90 कौमी असेंबली के है जनरल नशस्तें उन्हें मिल सकती है, लेकिन उससे 12 13 14 15 यूं कहें कि जो है वो कम उनके तवक्को से मिली है। लेकिन उन्हें ये तवक्को नहीं थी कि इतने बड़े पैमाने पे पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो सीटें ले सकेंगे। उनका ये अंदाजा था कि हाँ, बाकी जो पार्टियां लेगी पंजाब और सिंध में जीडीए दीगर जमायतें, तो फिर वो उसमें कंफर्टेबल होंगे हुकूमत बनाने में, लेकिन वो नहीं हो सका। और हमने ये ऐलान भी सुना कि मरियम नवाज साहिबा वजीर आला पंजाब होगी। ये भी एक नया रिकॉर्ड बनेगा कि पहली बार पाकिस्तान में कोई खातून वजीर आला बनेगी। ये रिकॉर्ड नवाज लीग के पास रहेगा। उससे पहले 3 रिकॉर्ड पीपल्स पार्टी के पास रहे हैं, 1973 से 1976 तक, जब राना लियाकत अली खान साहिबा गवर्नर सिंध बनी थी। वो भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर था, उन्होंने ही उन्हें बनाया था। और उसके बाद हमने देखा कि 88 में शहीद बेनज़ीर भुट्टो पहली खातून वजीर आज़म इस रियासत की बनी, इस मुल्क की बनी। और फिर हमने 2008 में देखा कि वो भी पीपल्स पार्टी को क्रेडिट कि पहली बार फमीदा मिर्ज़ा साहिबा वो स्पीकर कौमी असेंबली मुंतखब हुई। और अब ये भी बातें चल रही हैं कि सिंध में शायद जो है फरियाल टालपुर साहिबा को भी आगे लाया जाए, उन्हें वजीर आला बनाया जाए। तो इस सिलसिले में मैंने पीपल्स पार्टी के कुछ जराये से बात की, तो वहाँ से मुझे यही सिग्नल मिला, यही इतला आई कि नहीं, फरियाल टालपुर साहिबा को क्या ज़रूरत पड़ी है, वैसे भी वो हुकूमत उन्हीं की मरून मिन्नत होती है। तो उसमें मुराद अली शाह साहब का पलड़ा एक मरतबा फिर हमें भारी नजर आ रहा है। और आपने ये भी आज देखा होगा कि मौलाना फजल रहमान साहब
वो नाराज़ हैं, वो नवाज़ लीग को भी मशवरा दे रहे हैं कि अपोज़िशन में जाके बैठें और ये भी कह रहे हैं कि और उन्होंने तो इंतख़ाबात के नताइज को ही मुस्तरद कर दिया है और कह रहे हैं कि जिन्हें अय्याशियाँ करनी है वो जाके हुकूमत में बैठें। वो आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो पीडीएम के सरबराह हैं। पीडीएम का जहाँ तक ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी और एएनपी तो उनसे अलग चली गई थी। असल पीडीएम तो नवाज़ लीग और जेयूएफए और वो जमातें हैं। लेकिन वो उनको इतना गुस्सा क्यों है, उनको इतना गुस्सा क्यों है? जैसे आपको बताया कि सबसे ज्यादा खसारे में कौन, सबसे ज्यादा खसारे में तो मौलाना फजल रहमान साहब है। 2018 में तो वो कामयाब नहीं हो सके, अब भी वो अपनी आबाई नशस्त से कामयाब नहीं हुए, पचीन से जाके उन्होंने कामयाबी समेटी। तो इस सूरत हाल को अगर देखा जाए कि उस वक्त भी 2018 में जब मौलाना साहब कह रहे थे कि हमें असेंबलियों में नहीं बैठना चाहिए, यही पीपल्स पार्टी थी, यही नवाज लीग थी, उनका नहीं हमें बैठना चाहिए और बैठे। फिर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वो तो एक अलग कहानी है। तो उस वक्त भी तकरीबन रिजर्व सीट्स के साथ 15 सीटें थी जेयूआईफए के पास और अब क्या, 4 नशस्तें मिली हैं, एक खवातीन की मिलेगी, 5 नशस्तें। तो सबसे ज्यादा खसारे में वो मौलाना फजल रहमान साहब हैं। वो इस सूरत हाल को कैसे कबूल करें, और खुसूसन जो आपको बात बताई कि क्या आसिफ अली जरदारी साहब दोबारा सदर मुंतखब हो सकेंगे या नहीं, तो वो बात भी मौलाना फजल रहमान साहब से जुड़ी हुई है कि उनकी भी ख्वाहिश है, दरीना ख्वाहिश है कि सदर ममलकत के ओहदे पे वो आए, वो एक मरतबा सदर पाकिस्तान बने। कल तो मौलाना साहब के बगैर ये सारे कुछ ऐलानात हो गए कि और इशारा मिल गया कि आसिफ अली जरदारी साहब को सदर बनाएंगे। अब आसिफ अली जरदारी साहब ना सही तो उनकी जगह कोई और पीपल्स पार्टी का, यानी पीपल्स पार्टी का सदर होगा। लेकिन ज्यादातर इम्कान ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब वो बन सकते हैं। वो क्यों बन सकते हैं, वो एक अलग कहानी आगे चल के बताते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब को क्या मिला, वो सदर भी नहीं बन सके, तो फिर ऐसे इत्तेहादियों के साथ वो क्यों चले। और दूसरी बात आपको बता दें कि उसका ताल्लुक बलूचिस्तान से भी है। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी ने 11 नशस्तें जीती है, जेयूएफए और मुस्लिम लीग नून ने 10-10 नशस्तें जीती हैं। सूबाई असेंबली की वहाँ टोटल हैं 51 नशस्तें, लेकिन वहाँ भी आसिफ अली जरदारी साहब की नजर है कि नहीं, वजारत आला का ओहदा हमें चाहिए। और जेयूआईफए के टिकट पे पूरी मुकम्मल डिग्री के साथ वो साबिक वजीर आला बलूचिस्तान असलम रैसानी साहब भी कामयाब हो चुके हैं। अब इस सूरत हाल में जब उन्हें वजारत आला का ओहदा बलूचिस्तान में भी ना मिले और खुद भी सदर ना बन सकें, तो फिर इनके साथ बैठ के वो क्या करेंगे। उनका गम और गुस्सा बिल्कुल वो जायज है। और आपको बार बार बताते रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो सरफराज बुगटी साहब, ये तस्वीर देखें कि वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं वजारत आला के। जो सीईसी की मीटिंग हुई है, उनमें आगे वाली नशस्तों पे देखे कैसे बैठे, उन्हें भी बुलाया था, सीईसी की मीटिंग भी वो अटेंड कर रहे हैं। और हमारी बलूचिस्तान से ये भी इतला है कि सनाउल्लाह जहरी साहब भी तो पीपल्स पार्टी में शामिल हुए थे, वो भी कामयाब हुए, वो भी उम्मीदवार वजारत आला के। और हमें कुछ जराए बता रहे थे कि सनाउल्लाह जहरी साहब तो यहाँ तक कह रहे हैं अपने हलकों में कि अगर इन्होंने सरफराज बुगटी को उम्मीदवार बनाया वजारत आला का, तो फिर वो सादिक संजरानी साहब को वोट देंगे, पार्टी को वोट नहीं देंगे। ये मामलात भी चल रहे हैं। तो इस सूरत हाल में आप अंदाजा लगाएं कि मौलाना फजल रहमान साहब को रजामंद करने के लिए एक ही रास्ता रह जाता है कि सदारत का ओहदा उन्हें ऑफर कर लें। लेकिन ये मामला सिर्फ जो है पार्टियों तक नहीं होता है, और इदारे ये वो भी मामला उनमें होते हैं। और आपको आप बताएं कि अली अमीन गंडापुर साहब को पीटीआई ने क्या सोच के वजीर आला केपीके का उम्मीदवार नामजद कर दिया है। जाहिर है कि इस सूरत हाल में बानिए पीटीआई, उसको क्या चीज सूट करती है, उन्हें तो इंतशार सूट करता है, क्योंकि जिस मरहले से वो गुजर रहे हैं और उनका हमने माजी भी देखा है। अली अमीन गंडापुर साहब का जहां तक ताल्लुक है, तो हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि 9 मई के केसेस भी चल रहे हैं, वो अब उनका फैसला अभी आना बाकी है। तो अली अमीन गंडापुर साहब का क्या होगा, 25 मई का जो धरना था पीटीआई का, उसमें भी इसका बड़ा अहम किरदार हो सकता है। कि बल्कि गालिब इम्कान ये है कि 9 मई के ज्यादातर जो लोग जो सिर्फ जो फ्रंट फुट पे थे, उनके खिलाफ सजाएं हो सकती हैं। और जब सजा हो जाए किसी को, तो फिर वो तो नाअहल हो जाता है वैसे ही किसी भी ओहदे के लिए। तो अगर ये मुंतखब हो गए वजीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर साहब और फिर नाअहल, तो फिर बड़ा शोर शराबा के ये जानबूझ के ये टारगेट करके किया गया है कि केपी की हुकूमत वहां चलने नहीं दी जा रही। इस सूरत हाल में पीटीआई की क़यादत को भी अब इतना कुछ हो चुका है, सोच समझ कर आगे चलना चाहिए।
اور اس کے علاوہ وہاں پہ اسد کیسر صاحب بھی اس کے مخالف ہیں، شہرام ترکی صاحب بھی اس کا مخالف ہے، اور باقی بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ یہ کیسے، اور اسپیکر جو کیپی کے اسمبلی ہے مشتاق غنی صاحب، وہ بھی مخالفت ان کی کر رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کو نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ کیسے فیصلہ ہو گیا۔ لیکن جو بانی پی ٹی آئی چاہے گا وہی ہوگا، انہیں علی امین گنڈاپور سوٹ کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک رپورٹ میں ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کا تمام تر فوکس وہ کے پی کے پہ ہے کہ وہاں پہ حکومت بھی بنائیں، پھر ہم حکومت چھوڑیں، اور پھر وہ بغاوت والا تصور یہ وہ، تو یہ اس سے بھی میچ کرتا ہے۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ صرف یہ علی امین گنڈاپور صاحب جو شہریار آفریدی صاحب جیتے ہیں ان کا معاملہ بھی ہے، تو کئی نااہلیاں بھی اب ہو سکتی ہیں۔ اور اب آپ کو آگاہ کریں کہ میاں نواز شریف صاحب کے چوتھی بار وزیر اعظم بننے میں رکاوٹ کون بنا، ان کا راستہ کس نے روکا۔ ہم نے الیکشن کیمپین کے دوران دیکھا تھا کہ بڑے پر اعتماد ہو کے بلاول بھٹو صاحب کہتے تھے کہ نواز شریف صاحب کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے نہیں دیں گے۔ بتانے والے بتا رہے ہیں کہ الیکشن کس طرح متوقع تھے اور کس طرح ہوئے ہیں، نتائج اس طرح ہی کچھ آنے ہی تھے۔ تو اس میں نواز شریف صاحب کی یہ رٹ تھی کہ نہیں، مجھے سادہ اکثریت چاہیے تبھی وزیر اعظم بنیں گے، ورنہ نہیں۔ لیکن اب بھی شہباز شریف صاحب بھی وزیر اعظم بن رہے ہیں، وہ بھی بننا چاہیں تو وہ بھی بن سکتے تھے، بلکہ وہ بن سکتے ہیں، اب بھی ان کے پاس ٹائم ہے۔ لیکن انہوں نے اپنا راستہ خود بھی روکا ہے، اور اس کے راستے میں رکاوٹ جو اصل بات آئی ہے وہ آئی ہے جو رٹ لگی ہوئی تھی کہ نہیں سادہ اکثریت کے ساتھ، کیونکہ اب تو جو بھی حکومت بننے جا رہی ہے وہ مرہون منت پیپلز پارٹی کے ہے، ساری وہ پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہوگی۔ اور آپ کو آگاہ کریں کہ عبوری حکومت طویل مدتی، وہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں، جیسے آپ کو انٹرو میں بتایا کہ 1977 کی صورتحال سب کو یاد ہوگی کہ کس طرح شیخ ذوالفقار علی بھٹو، پھر انہیں جو زیادہ مینڈیٹ آ گیا تھا، پھر سب سڑکوں پہ تھے۔ اب بھی تو اس سے کوئی ملی جلی صورتحال ہے کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، تمام قوم پرست جماعتیں اور جے یو ایف اے اور پیر صاحب پگاڑا، کون سی جماعتیں سب پیٹ رہے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ ہب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ خود پیپلز پارٹی بھی وہ بھی دھرنا دیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ صورتحال اس سے کچھ ملی جلی آپ کو نہیں لگ رہی۔ اور بلاول بھٹو زرداری کہ آپ نے جو پریس کانفرنس سنی کہ ہم وفا کی وزارتیں نہیں لیں گے، اس کے پیچھے بھی ایک بڑی سمارٹ گیم تو دیکھیں، تو اس سے آپ تھوڑا عکس کریں کہ یہ صورتحال کیا ہے کہ جب بھی چاہیں تو پیپلز پارٹی ادھر ہو جائے تو گورنمنٹ چلی جائے۔ تو اس میں بتانے والے بتاتے ہیں جو پالیسی میکرز ہیں ان کے پاس یہ بھی خاکہ ہے کہ ہاں اگر کچھ ڈیلیور نہیں ہوا تو پھر آپ نے یہ دیکھی 6 ماہ کی نگراں حکومت پہلی مرتبہ پاکستان میں، پھر اس پروپوزل کو بھی یکسر مسترد نہیں کیا جا سکتا کہ جو ملک کی صورتحال ہے، جو معاشی استحکام چاہیے، اس میں پھر طویل مدتی ایک عبوری حکومت بھی آ سکتی ہے۔ اور پیپلز پارٹی کی سمارٹ گیم، اگر صدر بن گئے آصف علی زرداری صاحب صدر، وہ جیسے صورتحال نظر آ رہی ہے، اور چیئرمین سینٹ بھی ان کے منتخب ہو گئے، تو پھر بھلے عبوری حکومت ہو، صدر تو کہیں نہیں جاتا، ان کا ٹائم تو 5 سال کا وہ پورا رہے گا، بھلے وزیر اعظم گھر جائے، بھلے کوئی اور گھر جائے، ممبران گھر جائیں، لیکن وہ تو وہی رہیں گے، صدر تو 5 سال وہ رہے گا، بھلے وہ عبوری حکومت کوئی بھی چلتی رہے۔ تو یہ پیپلز پارٹی کا آپ سمارٹنیس دیکھیں۔ اور یہ آپ کو بتائیں کہ انتخابات ہم کیوں کہتے ہیں کہ نہیں سیاسی استحکام پیدا ہو، معاشی استحکام پیدا ہو، کیا یہ جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں ہم نے وہ مقصد حاصل کیا ہے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ انتشار تو دیکھیں، اس پہ سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے۔ اور باقی جو طویل مدتی حکومت کی ہم آپ کو بات کہہ رہے ہیں اس کو آپ ابھی مسترد نہیں کر سکتے۔ ہاں 6 ماہ 8 ماہ سال یہ حکومت چلے گی، لیکن اس کے بعد یہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ حکومت 5 سال کی مدت پوری کر سکتی ہے۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی رپورٹ پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے اگلی رپورٹ کے ساتھ۔